गायत्री खेतों में बैठी किताब पढ़ रही थी। पसीने से तरबतर हाथों में किताब के पन्ने भीग जाते, मगर उसकी आंखों में कलेक्टर बनने का सपना झिलमिलाता रहता था। उसके पिता राम स्वरूप दूर से देखते, गायत्री बेटा पढ़ ले, पर किस्मत तो खेत खलिहानी है। गायत्री मन ही मन कहती, नहीं बाबा, मैं तो कलेक्टर बनूंगी, आपके लिए बड़ा घर बनवाऊंगी, खेत में नल लगवाऊंगी। पर यह सपना तब टूट गया जब एक दिन उसके पिता ने एक बूढ़े रिश्तेदार के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। वजह, खेत गिरवी ना जाए और कुछ कर्ज उतर जाए। गायत्री चुपचाप रोती रही। माँ बहुत पहले गुजर गई थी, कोई सुनने वाला नहीं था। शादी बड़े धूमधाम से हुई, पर गायत्री का मन बंध गया। सिर्फ 16 साल की उम्र, किताबें कोने में धूल खाने लगी। उसका पति राजेश उम्र में 10 साल बड़ा था, उससे ज्यादा बात भी नहीं करता। शहर में सरकारी नौकरी करता था, कभी कभार घर आता फिर शहर चला जाता। गायत्री ने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। चूल्हा चौका, गाय भैंस, खेती बाड़ी सब संभाल लिया, पर किताबें उसके बिस्तर के नीचे अब भी छुपी थी। रात के अंधेरे में वो लालटेन जलाकर पढ़ लेती, पन्ना दर पन्ना। 17 साल की उम्र में गायत्री माँ बन गई। राहुल उसका सब कुछ था, पर उसके अंदर एक टीस और भी थी, अधूरी पढ़ाई की, अधूरे सपनों की। एक दिन राजेश अचानक शहर से लौटा। राहुल को गोद में उठाया और बोला, गायत्री तुम खुश तो हो ना? गायत्री ने हंसकर कहा, हाँ, पर एक बात कहूँ। राजेश ने सिर हिलाया। मैं कलेक्टर बनना चाहती थी, क्या मैं अब भी पढ़ सकती हूँ? राजेश पहले तो मुस्कुराया, फिर देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ था, गायत्री समझ नहीं पाई। अगले दिन राजेश उसे शहर ले गया, बोला कि उसका एडमिशन करवाएगा। गायत्री के दिल में नई उम्मीदें जागी, पर शहर पहुंचते ही राजेश ने कुछ कागजों पर उससे साइन करवाए और कहा कि कॉलेज के फॉर्म हैं। गायत्री ने बिना पढ़े साइन कर दिए, पर अगले दिन उसे पता चला वो कागज कोई कॉलेज फॉर्म नहीं थे, वो तो कुछ और ही था। कोई ऐसा कागज जिसने उसकी जिंदगी ही गिरवी रख दी थी। शहर का बस अड्डा, भीड़ भाड़, धूल, रिक्शे वालों की आवाजें। गायत्री ने पहली बार इतने बड़े शहर की रोशनी देखी थी। राजेश उसे एक किराए के कमरे में ले गया, एक तंग गली में, ऊपर से टूटी सीढ़ियां, एक छोटा सा कमरा। गायत्री ने पूछा, इतना छोटा कमरा? तुम तो कहते थे सरकारी क्वार्टर है। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, वो बाद में मिलेगा, अभी एडमिशन का काम हो जाए फिर देखेंगे। गायत्री ने सिर झुका लिया। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि कल से क्लास होगी, किताबें होंगी, पढ़ाई होगी। उसने राहुल को गोद में सुलाया, छत की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में किताबों के पन्ने तैरते रहे। अगली सुबह राजेश उसे एक बड़े सरकारी दफ्तर में ले गया। भीतर बड़ा हॉल, बाबू लोग, फाइलें, टाइपराइटर की आवाजें। राजेश बोला, यहीं से तुम्हारी पढ़ाई का काम होगा, थोड़ा फॉर्मेलिटी है। गायत्री ने देखा, एक मोटा बाबू मुस्कुरा रहा था। उसने एक मोटी फाइल निकाली। राजेश ने कहा, गायत्री इधर साइन करो। गायत्री ने पूछा, ये क्या है? राजेश ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, हॉस्टल और कॉलेज का एग्रीमेंट है, पढ़ लो। गायत्री ने आंख मूंद कर साइन कर दिए। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं पढ़ूंगी। 3 दिन बीत गए, ना एडमिशन, ना क्लास, ना किताबें। गायत्री रोज पूछती, राजेश कॉलेज कब चलेंगे? राजेश टालता रहता, अरे पेपर प्रोसेस में है। चौथे दिन गायत्री को पता चला, जिस कागज पर उसने साइन किए थे वो तो उसके नाम से लोन एग्रीमेंट थे, जिसमें उसके गहने और मायके की जमीन बतौर जमानत थी। राजेश ने अपने अफसर कुमार साहब की सिफारिश पर यह लोन लिया था, और पैसे कहाँ गए गायत्री को कोई नहीं पता। गायत्री का कलेजा धक से रह गया। उसे अपने बाबा याद आए, जो अब भी गांव में कर्ज उतारने की जद्दोजहद में थे। रात के अंधेरे में राजेश गायत्री से झगड़ा करके बैठ गया। बोला, ना तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई का भूत छोड़ना होगा, अब तुम मेरी बीबी हो, माँ हो, और बस। गायत्री का गला भर आया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरे सपनों के साथ ऐसा क्यों किया? राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह गायत्री ने पहली बार कुमार साहब को देखा। राजेश उसे उन्हीं के बंगले पर ले गया।
कुमार साहब ने उसे सिर से पांव तक देखा। उनकी आंखों में कुछ गंदी सी चमक थी। बहू जी, पढ़ाई करनी है, मैं करवाऊंगा, बस थोड़ा हमारे कहने पर चलना होगा। गायत्री को पहली बार एहसास हुआ राजेश ने उसे किस जाल में फंसा दिया था। कुमार साहब और राजेश की मिली भगत, वो उसे एक मजबूर मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। गायत्री ने उसी रात तय कर लिया, अब या तो वो बचेगी या सपनों को बचाएगी। उसने सुनीता को फोन लगाया। वो उसकी गांव की बचपन की सहेली थी, जो अब शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। सुनीता ने उसकी बात सुनते ही कहा, तू वहीं रुक, मैं आ रही हूँ। कोई कुछ उल्टा सीधा बोले तो मुझे बता। सुनीता उसी रात आई। चुपके से गायत्री को उस कमरे से निकालकर अपने हॉस्टल ले गई। राहुल को भी उसने साथ लिया। गायत्री ने पीछे मुड़कर देखा, उस तंग गली, उस किराए के कमरे और राजेश के झूठ पर। अब वो कभी भरोसा नहीं करेगी। सुनीता ने उसे एक महिला संगठन से मिलवाया, जहां उसे पता चला कि वो केस कर सकती है अपने पति और कुमार साहब पर, धोखाधड़ी और मानसिक शोषण के लिए। गायत्री ने कसम खा ली, अब मैं कलेक्टर बनूंगी और इन सबको सजा दिलाऊंगी। उसने राहुल को सीने से लगाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। अधूरी उड़ान अब पंख पसारने को तैयार थे। सुनीता गायत्री को लेकर महिला आयोग के दफ्तर गई। चारों तरफ महिलाएं, कोई अपने आंसू पोंछ रही थी तो कोई शिकायत लिखवा रही थी। गायत्री को पहली बार लगा वो अकेली नहीं है। सामने बैठी अधिकारी रजनी दीदी, 50 की उम्र पर आवाज में हिम्मत, डर मत बेटा, कानून तुम्हारे साथ है। जो हुआ वो लिख एक एक शब्द पूरी सच्चाई के साथ। फिर देख कैसे सबको घसीट के लाते हैं। गायत्री ने कांपते हाथों से पूरा बयान लिखा। राजेश, कुमार साहब, झूठे दस्तावेज, गिरवी रखी जमीन, सब कुछ। महिला आयोग ने पहला लीगल नोटिस भेजा राजेश और कुमार साहब को हाजिर होकर जवाब देने के लिए। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। गायत्री के पिता को लोगों ने ताने दिए, तेरी बेटी अब कोर्ट कचहरी करेगी, बदनामी करवाएगी। पर रामस्वरूप पहली बार बेटी के पक्ष में खड़ा हुआ। जिसने मेरी बेटी को धोखा दिया वही बदनाम होगा, मेरी बेटी नहीं। गायत्री को लगा बाबा ने उसका सपना फिर से ओढ़ लिया है। गायत्री सुनीता के हॉस्टल में टिक गई थी, पर हॉस्टल में बच्चे रखने की इजाजत नहीं थी। राहुल को लेकर रोज कोई न कोई शिकायत होती। बच्चा रोता है, ये हॉस्टल रूल्स के खिलाफ है। सुनीता ने चुपके से राहुल को गायत्री के मायके भेजा। गायत्री को भारी मन से अपने बेटे को छोड़ना पड़ा। उसने राहुल के सिर पर हाथ फेरा, माँ लौट कर आएगी बेटा तेरे लिए, कलेक्टर बनकर। रात भर तकिया भीगता रहा। उधर राजेश और कुमार साहब ने भी चालें चली। उन्होंने गायत्री पर ही चरित्रहीन का आरोप लगाया। बीबी होकर गैर मर्दों के साथ हॉस्टल में रहती है। एक नकली गवाह खड़ा किया। गायत्री खुद ही भागी थी अपने प्रेमी के साथ और अब झूठा केस कर रही है। गायत्री टूट गई, पर सुनीता और रजनी दीदी ने उसे डांडस बंधाया। तू सच बोल रही है, झूठ को डरने दे, सच कभी नहीं हारता। इन सब के बीच गायत्री ने अपनी किताबें वापस खोली। सुनीता ने उसे पुराने नोट्स दिए। गायत्री दिन में कोर्ट जाती, रात में लालटेन के नीचे पढ़ती। सुनीता उसे चाय बनाकर देती और दोनों आधी रात तक पढ़ती। हर पन्ना जैसे एक हथियार था जो गायत्री अपने सपनों के लिए तेज करती जा रही थी। 3 महीने तक बयान, तारीखें, दस्तावेज। महिला आयोग ने राजेश और कुमार साहब पर धोखाधड़ी और मानसिक शोषण का मामला दर्ज करने के आदेश दिए। राजेश पहली बार कोर्ट में खड़ा था। गायत्री ने उसे देखा तो उसकी आंखों में वो डर था जो कभी गायत्री की आंखों में था। गायत्री ने मन ही मन कहा, अब मेरा सपना कोई नहीं चुराएगा। पर समाज ने गायत्री को फिर अकेला किया। गांव में लोग कहते, जिद्दी है, घर टूट गया, बच्चा छूट गया। अब कोर्ट में तमाशा करती फिर रही है। कभी कभी रामस्वरूप भी टूट जाता। बेटी समझौता कर ले, लौट आ राजेश के पास। ये कोर्ट कचहरी की बातें हमारे बस की नहीं। पर गायत्री अब झुकी नहीं। बाबा जिस दिन झुक गई उस दिन हर बेटी झुक जाएगी। महिला संगठन की तरफ से अंजलि दीदी गायत्री को एक वकील से मिलवाती हैं। वकील का नाम था आदित्य मिश्रा, युवा, तेज तर्रार, समाज सेवा में नाम। आदित्य ने गायत्री से कहा, अब सिर्फ केस नहीं, पढ़ाई भी साथ साथ
तुम्हारा फॉर्म भी भरवाना होगा। तुम अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर सकती हो। गायत्री की आंखों में फिर एक किरण जागी। उसी दिन आदित्य ने उसका फॉर्म भरवाया। ओपन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का और फिर कोचिंग की तैयारी। पर कुमार साहब कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने कोचिंग सेंटर में फोन करवाया। गायत्री को बदनाम करने की धमकी दी। कोई रात में हॉस्टल के बाहर आता, दीवारों पर गलत बातें लिख जाता। गायत्री को डराने की हर कोशिश की गई, पर गायत्री अब लौह बन चुकी थी। उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग, ताकि कोर्ट में इन हरकतों का हिसाब जोड़ सके। 6 महीने बाद गायत्री ने अपनी पहली परीक्षा दी, वो भी बेटे से दूर रहकर, समाज के तानों के बीच, कोर्ट के चक्कर काटते हुए। रिजल्ट आया, गायत्री ने टॉप किया। सुनीता ने उसे गले से लगा लिया। देख कलेक्टर साहिबा, एक इम्तिहान खत्म, अब असली लड़ाई शुरू होगी। गायत्री की आंखों में आंसू थे, पर अब ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये उसकी आने वाली उड़ान के ईंधन थे। गायत्री ने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। सुनीता साथ थी और आदित्य सर मदद कर रहे थे। पर रात के सन्नाटे में जब किताब बंद होती तो राहुल की याद आंखों से बहने लगती। कभी कभी राहुल बीमार हो जाता। गांव से पिता फोन करते, बेटी राहुल पूछता है माँ कब आएगी। गायत्री दीवार की तरफ मुंह छुपाकर रोती, पर अगले पल खुद को समेटकर फिर किताब खोल लेती। उसके पास लौटने का रास्ता नहीं था, अब सिर्फ मंजिल ही थी। सुनीता ने अपने रिश्तों से गायत्री को एक सरकारी कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलाया। वहाँ 20-25 लड़कियां और लड़के, कोई सरकारी टीचर बनना चाहता था, कोई क्लर्क तो कोई पुलिस में भर्ती। गायत्री उम्र में सबसे बड़ी थी, 19 साल, पर चेहरा सबसे थका हुआ था। क्लास में पहली बार बैठकर उसे लगा उसका सपना धीरे धीरे पंख बना रहा है। राजेश और कुमार साहब ने कोर्ट में नया मोड़ डाल दिया। राजेश ने कस्टडी केस डाल दिया, मुझे मेरा बेटा चाहिए। गायत्री के पास कोई ठौर नहीं है, वो पागल है, हॉस्टल में गलत काम करती है। गायत्री ने जब ये सुना तो उसका कलेजा फट गया। राहुल को खोने का डर उसके पैरों से जमीन खींच रहा था। पर उसने आदित्य सर से कहा, सर मुझे मेरा बेटा चाहिए, वो मेरा हक है। अब ये लड़ाई सिर्फ पढ़ाई की नहीं, माँ की भी है। कोर्ट में पहली बार गायत्री राजेश के सामने खड़ी थी। राजेश ने निगाहें चुराई। कुमार साहब दूर खड़े सब देख रहे थे। उनका वकील बार बार झूठे बयान गढ़ रहा था, पर गायत्री ने सारी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दी। मैं पढ़ रही हूँ हॉस्टल में नहीं, बल्कि महिला आयोग के शेल्टर होम में। राहुल मेरे पिता के पास सुरक्षित है। जज ने अगली तारीख दी, पर गायत्री ने महसूस किया ये लड़ाई लंबी चलेगी। रात को गायत्री को गांव से राहुल की चिट्ठी मिली। छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, माँ जल्दी आना, मैं स्कूल जाऊंगा, आप भी पढ़ाई करना और आप कलेक्टर बनना। गायत्री ने वो चिट्ठी तकिए के नीचे रख ली। हर रोज सोने से पहले वो उसे पढ़ती, फिर हिम्मत जुटाती। कोचिंग में एक नई लड़की थी, मोनिका। मोनिका भी घरेलू हिंसा की शिकार थी। उसके पिता ने उसे दहेज के लिए मारा था। मोनिका और गायत्री में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों रात को नोट्स बनाते, किताबें शेयर करते और एक दूसरे को ढांढस बंधाते। मोनिका बोली, दीदी आप कलेक्टर बनेंगी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर, फिर हम मिलकर सारे कुमार साहबों को सबक सिखाएंगे। दोनों हंसी। पहली बार गायत्री खुलकर हंसी थी। कुमार साहब ने अब आदित्य सर को भी धमकाना शुरू कर दिया। फोन पर गालियां, केस वापस लेने की धमकी। आदित्य ने गायत्री से कहा, ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे, पर तुम घबराना मत, सबूत हमारे पास हैं। गायत्री ने कहा, अब पीछे नहीं हटूंगी सर, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। कोचिंग सेंटर में एक दिन कुमार साहब ने पैसे देकर कुछ लड़कों से गायत्री पर फफ्तियां कसी। अरे ये वही कोर्ट वाली हॉस्टल में मर्दों के साथ रहती है। गायत्री ने सबके सामने चुप्पी तोड़ी, उन्हें थप्पड़ मारा, पुलिस में शिकायत की, सीसीटीवी फुटेज से सबको अंदर करवा दिया। पहली बार गायत्री को लगा उसकी आवाज में दम है। डर अब भाग रहा था। कोचिंग सेंटर में मॉक टेस्ट हुआ। गायत्री ने टॉप किया। मोनिका दूसरे नंबर पर आई। सुनीता मिठाई लेकर आई और आदित्य सर ने किताबों का नया सेट गिफ्ट किया। अब बस अंतिम लक्ष्य प्रीलिम्स निकालो, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू और फिर वही कुर्सी जिसके लिए सबने तुम्हें रोकना चाहा।
कोर्ट में फिर तारीख पढ़ी और इस बार गायत्री ने खुद गवाही दी। उसने राहुल के स्कूल के कागज, अपने हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज, महिला आयोग के लेटर सब पेश किए। राजेश की तरफ से वकील बार बार उसे उलझाता रहा, पर गायत्री ने एक एक सवाल का जवाब हिम्मत से दिया। जज ने कहा, अगली सुनवाई में फैसला होगा, बच्चे की कस्टडी किसी मिलेगी। गायत्री ने बस भगवान से एक दुआ मांगी, मेरा बेटा मेरा सपना देखे और मैं उसका। गायत्री ने पहली बार किसी अदालत के कमरे में पूरे आत्मविश्वास से कदम रखा। उसके हाथ में फाइलें थी, राहुल के स्कूल के कागज, महिला आयोग की रिपोर्ट, हॉस्टल का प्रमाण, सब कुछ। राजेश और कुमार साहब भी आए थे। राजेश के चेहरे पर बनावटी दुख, कुमार साहब के चेहरे पर घमंड। जज ने गवाही सुनी। दोनों पक्षों के वकील बहस कर चुके थे, अब बस फैसला होना था। जज ने लंबा फैसला पढ़ा। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। गायत्री की उंगलियां कांप रही थी। फिर जज ने कहा, बच्चे की कस्टडी मां को दी जाती है क्योंकि वो बच्चे की पढ़ाई और पालन में सक्षम है और पिता ने झूठे आरोपों से कोर्ट को गुमराह किया है। गायत्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सुनीता का हाथ पकड़ लिया। मेरा राहुल मेरा होगा। गायत्री पहली बार राहुल को लेने गांव पहुंची। रामस्वरूप ने दरवाजे पर उसे देखा। उसकी आंखों में गर्व था। बेटी, तूने अपनी लड़ाई जीत ली। राहुल ने दौड़कर गायत्री को गले लगा लिया। माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना। गायत्री ने राहुल का माथा चूमा। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता मेरा बच्चा। गायत्री ने राहुल को लेकर शहर लौटकर एक छोटा कमरा किराए पर लिया। अब सुनीता के हॉस्टल में बच्चे नहीं रह सकते थे, तो महिला आयोग ने मदद में एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल में माँ बच्चे के लिए जगह दिला दी। कमरे में राहुल का स्कूल बैग, किताबें और गायत्री की मोटी मोटी यूपीएससी की किताबें। अब दोनों की पढ़ाई साथ साथ शुरू हुई, पर मुश्किलें वहीं कहाँ थमती हैं। राहुल को स्कूल में भी लोग ताना देते, तेरी माँ तो कोर्ट कचहरी वाली है, तेरे पापा ने तुझे छोड़ दिया। राहुल रोकर आता, गायत्री उसका सिर सहलाती। बेटा, तेरी माँ कलेक्टर बनेगी, फिर ये सब ताना देने वाले भी सलाम करेंगे। राहुल धीरे धीरे समझदार बन गया। उसने भी माँ की किताबों को देख देख कर अपने स्कूल में मेहनत शुरू की। कुमार साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने गायत्री के किराए के कमरे के मकान मालिक को डराया, निकाल दो इस औरत को वरना तुम्हारे घर पर केस कर देंगे। मकान मालिक ने गायत्री को नोटिस थमा दिया, पर इस बार गायत्री टूटने वाली नहीं थी। उसने महिला आयोग को फिर शिकायत की, मीडिया को खबर दी। अगले ही दिन एक लोकल अखबार में छपा, एक महिला को उसका सपना जीने से रोकने की साजिश। अब कुमार साहब की बदनामी फैल गई। गायत्री को पढ़ाई के साथ साथ पैसों की भी जरूरत थी। आदित्य सर ने उसकी पढ़ाई की फीस भरी, पर घर चलाने के लिए कुछ चाहिए था। गायत्री ने एक प्राइवेट स्कूल में पार्ट टाइम क्लर्क की नौकरी पकड़ ली। सुबह राहुल स्कूल जाता और गायत्री स्कूल के ऑफिस में काम करती। फिर शाम को कोचिंग, फिर रात में पढ़ाई, नींद सिर्फ 3-4 घंटे। पर अब हारना मंजूर नहीं था। इसी बीच मोनिका की शादी का केस भी कोर्ट में था। एक रात मोनिका रोती हुई हॉस्टल में आई। उसके पति ने उसे धमकाया, वापस घर ना आई तो फोटो वायरल कर देगा। गायत्री ने उसे गले लगाया, मोनिका डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। ये लड़ाई हम दोनों की है, तेरी भी और मेरी भी। दोनों ने उसी रात एक और पुलिस कंप्लेन दी। अब मोनिका भी डरना भूल गई थी। राहुल ने अपनी क्लास में पहला टेस्ट दिया और टॉप कर गया। उसने माँ को रिजल्ट दिखाया। माँ, आप कलेक्टर बनना और मैं भी बड़ा होकर अफसर बनूंगा, फिर हम दोनों चोर डाकू सबको पकड़ेंगे। गायत्री हंसी। उसकी हंसी में वर्षों बाद असली खुशी लौटी थी। अब गायत्री की प्रीलिम्स की तारीख आ गई थी। सुनीता, मोनिका, आदित्य सर सब ने उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। राहुल ने सुबह उठकर उसके लिए लंच बॉक्स पैक किया। परीक्षा सेंटर के बाहर खड़ी गायत्री ने मन ही मन में कहा, आज मैं अकेली नहीं, मेरे साथ मेरे बाबा का सपना है। राहुल की उम्मीद है, सुनीता की दोस्ती है और मोनिका की हिम्मत भी है, और उन सब औरतों की आवाज जो कभी डर गईं, पर मैं नहीं डरूंगी। गायत्री ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। गायत्री ने अपनी प्रीलिम्स परीक्षा दी। सवाल कठिन थे, पसीना माथे से टपकता रहा, पर उसके मन में राहुल की मुस्कान थी।
उसने आखिरी सवाल भरे और कॉपी जमा की। बाहर आई तो सुनीता और मोनिका गेट पर खड़ी थी। कैसा हुआ? गायत्री ने लंबी सांस ली। ठीक हुआ है अब भगवान मालिक। रिजल्ट आने में 1 महीना था। गायत्री रोज काम, राहुल का स्कूल, कोचिंग सब संभालती, पर दिल में रिजल्ट की बेचैनी थी। रात को वो अपनी नोटबुक के पन्ने पलटती, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। राहुल उसकी आंखों में पढ़ लेता, माँ आप पास होंगी पक्का। उधर कुमार साहब ने फिर एक साजिश रची। एक झूठा एफआईआर दर्ज कराया कि गायत्री और आदित्य सर मिलकर सरकारी फंड में घोटाला कर रहे हैं। पुलिस नोटिस लेकर गायत्री के कमरे तक पहुंची। राहुल घबरा गया। गायत्री ने पुलिस के सामने सारे कागज रखे। साफ हुआ कि केस झूठा था। आदित्य सर बोले, ये लोग बस तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, तुम डरो मत। रिजल्ट वाला दिन आया। गायत्री कंप्यूटर स्क्रीन पर रोल नंबर देखती रही। सुनीता और मोनिका उसके साथ खड़ी थी। आखिर में रोल नंबर दिखा, पास। गायत्री के आंसू छलक पड़े। मैं प्रीलिम्स पास कर गई। राहुल ने फोन पर कहा। माँ अब आप कलेक्टर बन गई। गायत्री हंसी। अभी नहीं बेटा, अभी तो मेंस देना है, फिर इंटरव्यू, फिर बनूंगी। प्रीलिम्स पास करने के बाद हौसला बढ़ा, पर मेंस की तैयारी और कठिन थी। दिन में स्कूल, घर, कोर्ट की डेट, रात में पढ़ाई और बीच बीच में राहुल बीमार भी पड़ जाता। गायत्री फिर किताब छोड़कर अस्पताल भागती। कभी कभी वो खुद से लड़ती, क्या मैं सच में कलेक्टर बन पाऊंगी? पर अगले ही पल राहुल का सपना उसे उठा देता। राजेश ने इस बार गायत्री को वापस घर लाने का नाटक किया। उसने गांव जाकर राम स्वरूप से कहा, मैं गायत्री को वापस लाना चाहता हूँ, माफ कर दो मुझे। राम स्वरूप पिघल गया और गायत्री को फोन किया। बेटी एक बार सोच ले, तेरा घर बस जाएगा। ये कोर्ट कचहरी छोड़ दे। गायत्री की आंखों में पुरानी रातें तैर गई। झूठे कागज, कुमार साहब का वो डरावना चेहरा। उसने बाबा से कहा, बाबा घर वो नहीं होता जहाँ सपने मर जाएं, घर वो होता है जहाँ सपने पनपे। मेंस की तैयारी के साथ साथ आदित्य सर ने गायत्री को मॉक इंटरव्यू के लिए भी गाइड करना शुरू किया। गायत्री ने पहली बार माइक पर बोलना सीखा। कानून के सवाल, समाज सेवा, महिला अधिकार उसने सब रट डाले। सुनीता ने रोज उसे मॉक इंटरव्यू पैनल में बैठाकर ताना देती, कलेक्टर साहिबा अब घबराना नहीं। एक रात राहुल को तेज बुखार हुआ। गायत्री उसे लेकर अस्पताल भागी। पैसे खत्म थे। आदित्य सर ने तुरंत पैसे भेजे और सुनीता हॉस्टल से खाना लेकर आई। मोनिका ने राहुल के पैर दबाए। राहुल ने कमजोरी में भी माँ का हाथ पकड़ा। माँ पेपर देना मत छोड़ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। मेंस की परीक्षा आई। गायत्री ने राहुल को रिकवर होते ही स्कूल भेजा। खुद सुबह सुबह सेंटर पहुंची। रात भर पढ़ाई कर बिना सोए फिर भी कॉपी भरी। आदित्य सर बाहर खड़े रहे। तेरा पसीना तुझे मंजिल देगा गायत्री, अब बस हार मत मानना। मेंस भी अच्छे से हो गया, अब बस इंटरव्यू रह गया था। गायत्री ने रात में राहुल को गोद में लेकर कहा, एक दिन माँ तुझे उस सरकारी बंगले में ले जाएगी जहाँ तेरा कमरा सबसे बड़ा होगा और माँ के ऑफिस के बाहर नाम की पट्टी होगी, कलेक्टर गायत्री देवी। राहुल ने कहा, फिर मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा मेरी माँ कलेक्टर है। गायत्री की आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। गायत्री का इंटरव्यू का कॉल लेटर आया। दिन तय हुआ। सुबह 9 बजे राज्य लोक सेवा भवन। सुनीता ने गायत्री के लिए एक साड़ी खरीदी। मोनिका ने उसे बाल संवार कर तैयार किया। राहुल ने माँ के जूते पोछे। माँ आप सबसे अच्छी लग रही हो, आप कलेक्टर पक्की। गायत्री ने शीशे में खुद को देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में बरसों की लड़ाई की थकान थी। कॉलेज के बड़े हॉल में बोर्ड के 5 अफसर बैठे थे। गायत्री की फाइल सामने रखी थी, उसका बायोडाटा, उसके केस की कटिंग, महिला आयोग की रिपोर्ट, सब कुछ। पहला सवाल, आपने शादी इतनी छोटी उम्र में क्यों की? गायत्री ने धीमे से कहा, क्योंकि मेरे बाबा गरीब थे, पर अब मैं किसी बेटी को ऐसी शादी नहीं करने दूंगी। बोर्ड ने अगला सवाल किया, कलेक्टर बनकर पहला काम क्या करोगी? गायत्री ने सिर उठाकर कहा, पहला काम गांव की हर बेटी के लिए स्कूल, ताकि कोई गायत्री अधूरी ना रह जाए। उधर इंटरव्यू के दिन ही कुमार साहब और राजेश ने एक अखबार में खबर छपवाई, गायत्री देवी पर फर्जी डिग्री का आरोप। इंटरव्यू बोर्ड ने भी वही पेपर देखा।
एक अफसर ने सख्त आवाज में पूछा, ये क्या मामला है? गायत्री ने अपनी असली डिग्री की कॉपी दी, महिला आयोग की मोहर और ओपन यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र। सारा सच बोर्ड को समझ में आ गया। ये बस एक बदनाम करने की कोशिश थी। इंटरव्यू से लौटकर गायत्री की सांस अटकी थी। राहुल उसे देखकर चिपक गया। माँ, आप बन गई ना कलेक्टर। गायत्री ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं बेटा, थोड़े दिन में रिजल्ट आएगा, फिर तेरा कमरा सबसे बड़ा होगा। इंटरव्यू के ठीक एक हफ्ते बाद कोर्ट में राजेश और कुमार साहब पर धोखाधड़ी के केस का आखिरी फैसला था। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। जज ने फैसला सुनाया। राजेश और कुमार साहब दोषी पाए गए। 3 साल की सजा और गायत्री देवी को हर्जाना मिलेगा। गायत्री ने पहली बार चैन की सांस ली। सालों पुराना जाल अब टूट चुका था। राम स्वरूप ने गायत्री को फोन किया, बेटी तूने नाम रोशन कर दिया। गांव के लोग अब कहते हैं हमारी बिटिया कलेक्टर बनेगी। गायत्री की आंखें भर आई। बाबा, अब कोई गायत्री आधी नहीं रहेगी, सबकी उड़ान पूरी होगी। रिजल्ट की तारीख आई। सुनीता, मोनिका, आदित्य सर सब कंप्यूटर स्क्रीन पर रोल नंबर ढूंढ रहे थे। राहुल माँ का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। स्क्रीन पर नाम चमका, गायत्री देवी क्वालिफाइड, सेलेक्टेड फॉर IAS ट्रेनिंग। एक पल के लिए गायत्री को कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर मोनिका ने उसे झकझोरा, दीदी आप कलेक्टर बन गई। राहुल ने चिल्लाकर कहा, मेरी माँ कलेक्टर है। गायत्री ट्रेनिंग से पहले गांव लौटी। राम स्वरूप ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। बचपन की वही टूटी छत पर अब वहीं बैठकर गायत्री ने आसमान को देखा। देखा बाबा, मेरी उड़ान अब किसी ने नहीं रोकी। 1 साल बाद ट्रेनिंग पूरी हुई। गायत्री की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां कुमार साहब और राजेश रहते थे। अब वही राजेश जो उसे रोकता था, वही लोग जो उसे कोसते थे, अब उसके सरकारी बंगले के बाहर कतार में खड़े थे अर्जी लेकर। गायत्री की नेम प्लेट चमक रही थी, जिला कलेक्टर गायत्री देवी। एक दिन गायत्री ऑफिस के कैबिन में बैठी थी। राहुल उसकी डेस्क के पास खेल रहा था। सुनीता और मोनिका उससे मिलने आई। मोनिका अब सब इंस्पेक्टर बन गई थी। सुनीता ने अपनी कोचिंग खोली थी। वो गरीब लड़कियों को पढ़ाती थी। गायत्री ने उन दोनों को देखा। हम तीनों ने मिलकर कितनी अधूरी उड़ानों को पंख दिए ना। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, माँ आप सबकी उड़ान हो। गायत्री ने राहुल को गोद में उठाया। उसके ऑफिस की खिड़की से आसमान साफ दिख रहा था और गायत्री को पता था उसका आसमान अब किसी की जागीर नहीं। कलेक्टर बनने के बाद एक रात गायत्री अपनी सरकारी कोठी के लॉन में बैठी थी। राहुल उसके पास खेल रहा था। उसने पुराने पेपर कटिंग महिला आयोग के लेटर, कोर्ट की नोटिस फाइल खोलकर रख दी। वो पन्नों को देखती गई और उसे वो रात याद आई जब 16 साल की लड़की बिन बताए किताब में संविधान पढ़ती थी, मिट्टी के चूल्हे के पास। माँ चुपचाप देखती थी, फिर कहती, बेटी ये बड़े लोगों का सपना है, तू रोटी बना लेना बस बहुत है। आज वो माँ तो नहीं रही, लेकिन कलेजा काट देने वाली बातें अब हवा में बसी थी। रात को राहुल उनके पास आया, उसकी गोद में सिर रखा। माँ जब आप पढ़ती थी तो सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता था? गायत्री ने राहुल के बाल सहलाए। मुझे लगता था कहीं तुम मुझसे छिन ना जाओ, कहीं तुम्हारी माँ मर ना जाए, कहीं लोग सच को जला ना दे। राहुल ने माँ की आंखों में झांका, तो अब डर लगता है। गायत्री ने मुस्कुरा कर आंसू पोंछे। अब डर बस एक बात का है बेटा, कि कहीं कोई दूसरी गायत्री फिर मजबूरी में ना झुक जाए। एक शाम मोनिका उसे सरकारी अस्पताल से फोन करती है, दीदी आज मैंने एक और लड़की को ससुराल वालों से बचाया, वो भी 17 साल की थी, ठीक आपकी तरह। गायत्री फोन पर चुप रहती है और फिर धीमे से कहती है, मोनिका उसे बोलना अब उसकी उड़ान अधूरी नहीं रहेगी। मोनिका हंसती है और उसे बोलूं, तुम्हारी दीदी कलेक्टर है, खुद आएगी देखने। गायत्री एक दिन गांव गई, सरकारी दौरा था, पर शाम को वो अपनी पुरानी झोपड़ी के सामने खड़ी रही। राम स्वरूप अब बूढ़े हो गए थे। वो आंगन में खाट पर बैठे थे। गायत्री ने उनके पैर छुए। राम स्वरूप की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी मैंने तेरा सपना दबा दिया था, तूने मुझे गलत साबित कर दिया। गायत्री ने बाबा के हाथ जोड़े। नहीं बाबा, आपका डर सही था, बस मेरी हिम्मत थोड़ी ज्यादा थी।
रात को सरकारी कोठी के आंगन में गायत्री आसमान देखती है। उसने वो पुराना स्कूल बैग अभी भी संभाल रखा है, वही जिसमें उसने पहली बार एनसीईआरटी की किताबें छुपा रखी थी। वो बैग राहुल को दिखाती है। देख बेटा, ये बैग मेरी पहली उड़ान थी। राहुल हंसता है। अब मेरी उड़ान है माँ, मैं इसे अपने स्कूल ले जाऊंगा, मैं भी कलेक्टर बनूंगा। गायत्री मुस्कुरा देती है, फिर मन ही मन रात को आसमान में देखकर बुदबुदाती है, हे भगवान, मेरी उड़ान पूरी हो गई, अब मेरी तरह और भी बेटियों की उड़ान मत रोकना। एक रात सुनीता का फोन आता है। वो नई लड़कियों की कोचिंग चला रही थी। गायत्री एक लड़की भाग कर आई है, 15 साल की है। ससुराल वाले उसे बहुत मारते थे। वो भी तुम्हारी तरह कलेक्टर बनना चाहती है। गायत्री चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, उसे कहना कल उसे मेरी गाड़ी लेने आएगी, उसे सीधा मेरे ऑफिस भेज देना। अब कोई गायत्री कोर्ट कचहरी में अकेले नहीं लड़ेगी, कलेक्टर की कुर्सी उसकी होगी। गायत्री ने अपनी कोठी में एक अलमारी बनाई थी, उसमें पुराने सारे नोटिस केस के ऑर्डर, राजेश और कुमार साहब के झूठे दस्तावेज, महिला आयोग के लेटर सब सहेज कर रखे थे। राहुल ने पूछा, माँ ये सब क्यों रखा है? गायत्री ने कहा, क्योंकि जब कोई पूछेगा कि उड़ान कितनी मुश्किल थी तो ये सबूत बोलेंगे। रात के अंधेरे में गायत्री लॉन में बैठी और फाइल बंद की। राहुल को सुलाया, फिर खुद को आईने में देखा। वो वही गायत्री थी जो कभी चूल्हे के धुएं में संविधान पढ़ती थी और आज उसके नाम के आगे कलेक्टर लिखा था। उसने आंखें बंद करके एक आखिरी बात मन में दोहराई, अब कोई बेटी 16 साल की उम्र में दुल्हन नहीं बनेगी। अगर वो कुछ बनेगी तो कलेक्टर, अफसर, टीचर, जो चाहे, बस अधूरी नहीं होगी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।